स्वागत है बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिक्वेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद। आज जो हम बात करेंगे वो हमारा चैप्टर है क्लास 11th के लिए, हिस्ट्री से हमने लिया है। चैप्टर नेम है हमारा बदलती हुई संस्कृतियाँ और परंपराएं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं चेंजिंग कल्चरल एंड ट्रेडिशन। तो वो टाइम पीरियड जो कि हमारे यूरोप के में सेंचुरी 14 टू 17 सेंचुरी के टाइम पीरियड में जो चेंजेस हुए, कहाँ पे? यूरोप के अंदर। अब यूरोप के अंदर हमारे जो चेंजेस हुए, उस चेंजेस को हम क्या कहते हैं? रेनेसा भी कहते हैं। तो 14 टू 17 सेंचुरी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए। कहाँ पे? वो यूरोप के अंदर। क्लियर है? अब क्या क्या चेंजेस हुए वो हम जानते हैं क्या क्या बदलाव हुए। तो कहा जाता है जो यूरोप के अंदर बहुत सारे ऐसे जो थे, मोस्ट ऑफ यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। मतलब कहा जाता है यूरोप एक क्या है? कॉन्टिनेंट है। अब कॉन्टिनेंट होने के साथ साथ कॉन्टिनेंट वो बोलते हैं जो कि एरिया का बहुत बड़ा पार्ट। जैसे हमारे पृथ्वी पे टोटल कितने कॉन्टिनेंट हैं? महाद्वीप टोटल 7 हैं, उसी में से एक यूरोप है। यूरोप के अंदर बहुत सारे देश हैं। तो यूरोप के अंदर बहुत सारे देश धीरे धीरे क्या हो रहे थे? पनपते हुए आ रहे थे। अब इस कंडीशन में क्या था? जब ये कंडीशन बनी, जब वहाँ पर नए नए देश विकसित हुए, इसका एक कारण क्या था? बोलते हैं मोस्ट ऑफ जो देश थे उनकी नगरीय संस्कृति और विकसित हो रही थी। मतलब उनका नया नया कल्चरल ट्रेडिशन आ रहे थे। नगर के लोग अब सोचने लगे थे कि गांव के लोगों से अधिक सभ्य हैं। मतलब मोस्ट ऑफ जो अर्बन एरिया में जो रह रहे थे वो सोचते थे कि क्या रूरल एरिया से हम क्या हैं? बेटर है। क्यों? क्योंकि उनका रहन सहन, कल्चरल, उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सभी चीज़ को मतलब बेस्ट से बेस्ट चीज़ों का यूज़ कर रहे थे। तो ऐसे में ही यूरोप के अंदर को इस टाइम पीरियड को क्या बोला गया? आधुनिक टाइम पीरियड बोला गया। अब आते हैं हम इसी में, हमारा क्या है? 14 सेंचुरी। 14 सेंचुरी से जो पहले का टाइम पीरियड है उसे हम क्या कहते हैं? यूरोप के लिए वो क्या था? एक तरीके से डार्क एज। क्या था? डार्क एज। डार्क एज क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय क्या होता है? इटली का पतन हो गया था। मतलब इटली डिस्ट्रॉयड हो गई थी क्योंकि रोमन एम्पायर के ख़त्म हो जाने की वजह से। अब क्या हुआ? 14वीं शताब्दी के बाद, मतलब 14 सेंचुरी के बाद, आफ्टर दी 14 सेंचुरी, वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हुए। जैसे कि वहाँ पे हमें मुद्रित पुस्तकें, चित्र, मूर्तियाँ, भवन, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह, हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई। जिसे हम क्या कहते हैं? इतिहासकारों ने जो नया जो टाइम पीरियड आया इटली के अंदर, मतलब यूरोप के अंदर, उसको क्या बोला गया? रेनेसा। क्या नाम दिया गया? रेनेसा नाम दिया गया। क्यों? रेनेसा को हम क्या कहते हैं? रीबर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? रीबर्थ, या तो मॉडर्न टाइम पीरियड। क्या कहते हैं? मॉडर्न। तो मतलब यूरोप की जो सिचुएशन थी, हमने अभी आपको बताया 14वीं शताब्दी से पहले का जो एज था वो क्या था? डार्क एज था। लेकिन एक नया टाइम पीरियड आया, क्या? कौन सा? जिस समय की यूरोप के लिए उजाले का दिन आया, जिसे हम कहते हैं वाइट टाइप का, जिसमें वो टाइम पीरियड जिसके टाइम में यूरोप के अंदर एक सुख समृद्धि डेवलपमेंट हुई, तो वो 14वीं शताब्दी के बाद हुई, मतलब 14 सेंचुरी। तो 14 टू 17 सेंचुरी के टाइम पीरियड में जो चेंजेस हुए उसी को क्या कहा गया? रीबर्थ, मतलब कि रेनेसा कहा गया। तो रेनेसा आपसे पूछा जाएगा कि रेनेसा क्या है, तो आपको क्या बताना है? रेनेसा क्या है? दैट इज द रीबर्थ, द न्यू टाइम पीरियड ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज फॉर द 14 टू 17 सेंचुरीज। सो एक हमारा दे रखा है हाउ द इटली बिकम्स द न्यू सेंटर्स, मतलब इटली किस तरीके से पुनर्स्थापना कैसे हुई। सो मैंने आपको बताया था कि हमारा इटली में पूरी इटली की जो पुनर्स्थापना है, किस प्रकार पुनर्स्थापना, मतलब क्या होता है? विकास। क्या होता है बेटा? विकास। तो विकास हम ये कहते हैं, डेवलपमेंट भी कह सकते हैं हम इसे। तो इटली की कंडीशन खराब होने के कई चांसेस हैं, कई कारण भी हैं। क्या है? बोला जाता है पश्चिमी यूरोप, मतलब जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य थी, मतलब कि वेस्टर्न रोमन जो एम्पायर थे, उसके एंड हो जाने के बाद क्या हुआ? इटली का भी क्या हो गया? पॉलिटिकल सिस्टम और कल्चरल सिस्टम भी क्या हो गया? वो खत्म हो गया। मतलब पूर्ण रूप से राजनीतिक और सांस्कृतिक पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। इसके कारण क्या हुआ? जो इटली थी शायद वो दोबारा से कभी भी विकसित नहीं हो पाई,
ये कब का टाइम पीरियड है? 14th सेंचुरी से पहले के टाइम पीरियड में स्थिति कंडीशन, जो इटली की कंडीशन ऐसी थी। लेकिन बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर क्या था, इटली बहुत कमज़ोर देश हो गया था, मतलब वीक पड़ गया था, क्योंकि वो कई पार्ट में क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था, मतलब कि कई टुकड़ों में बट गया था। लेकिन यहाँ पर एकदम से क्या आई, लहर आई, जिसके कारण क्या हो गया, इटली की पुनर्स्थापना, दोबारा से इटली क्या हुआ, डेवलप्ड हुआ। किस वजह से? बिकॉज ऑफ ट्रेड। किसकी वजह से? ट्रेड मतलब व्यापार की वजह से। तो दो एम्पायर थे वहाँ पे, कौन? वेजेंटाइन एम्पायर, और एक कौन थे? इस्लामिक कंट्रीज़। इन दोनों के बीच में जब क्या हुआ, ये ट्रेड हुआ, तो ट्रेड के कारण क्या हो गया, उसी रूट में क्या पड़ता है, इटली पड़ता है। तो इससे क्या हो गया, इटली का भी क्या हो गया, डेवलपमेंट शुरू। मतलब ट्रेड तो कर रहे हैं ये दोनों, वेजेंटाइन एम्पायर और इस्लामिक कंट्रीज़, और इन्हीं के वे में जो रास्ते में कौन आता है, इटली पड़ता है। तो इसी वजह से क्या हुआ, इटली डेवलप हो गया। तो मोस्ट ऑफ जो बड़े बड़े शिप्स थे वो इटली से होकर क्रॉस करते थे, मतलब वहाँ से होकर जाते थे। इसलिए क्या, धीरे धीरे क्या हो गया, इटली में लोग रहने लग गए, और धीरे धीरे इटली क्या हो गई, डेवलप्ड हो गई, जो कि पहले 14th सेंचुरी से पहले थी, फिर दोबारा से 14th सेंचुरी के बाद वो दोबारा से डेवलप्ड हो गई। अब जब इटली डेवलप्ड हुई, इसका एक रीज़न क्या है, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, 12th सेंचुरी में जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग शुरू किया, मतलब रेशम, सिल्क रूट, जो कि आपने 10th क्लास में ही पढ़ा है, सिल्क रूट स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये इटली को एक नया भूमिका मिली। इटली के अंदर बहुत ज़्यादा, ये है हमारा इटली का, ये जो ट्रेड है हमारा, ये रहा रोमन, और ये रहा हमारा फ्लोरेंस, बेबीलोन, मंतुका, वेनिस, पदुआ, ये सारे ऐसे जो देश है जो कि यहाँ पे यूरोप के ही सारे हैं। ये इस समय इटली के अंदर और भी चीज़ें परिवर्तन हुई। क्या हुआ, इटली डेवलप तो हुआ, साथ में वहाँ पर दो नगर सबसे ज़्यादा, मतलब दो शहर सबसे ज़्यादा फेमस हुए, जिसका नाम क्या था, फ्लोरेंस, और दूसरे का नाम क्या था, वेनिस। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए। इसके अलावा बोलते हैं वेनिस और दूसरा जिनेवा, मतलब सर्वाधिक, मतलब जीवंत लाइफ शहर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट, सबसे ज़्यादा विकास था इटली के। कहा जाता है इसी समय बहुत बड़े यहाँ पर लोग आते थे, व्यापार करते थे, तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर करते थे, ट्रेडिंग वगैरह, जिसकी वजह से ये ज़्यादा और ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो यही एक पिक्चर्स है किसकी, वेनिस की। किसकी है, जो कहाँ पर है, जो दो शहरों में, विकसित शहरों में से किसके में जाना जाता है, इटली के विकसित शहरों में है ये। और सेम इसके यहाँ ऐसे ही जो हमारे इंडिया के अंदर भी क्या है, ग्रेटर नोएडा में क्या है, एक मॉल भी है, द ग्रेट वेनाइस मॉल, ठीक है। तो ये इस तरह सेम, तो ये उसके दिखा रहे हैं पिक्चर, इसको डिनोट करते हैं कि वो वेनाइस जो शहर था उस टाइम पे इटली के अंदर बहुत फेमस था, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर और हमारे यूनिवर्सिटीज़ जो खुले गए थे, मतलब विश्वविद्यालय वगैरह, वो सारी चीज़ें बनाई गई थी। इसके अलावा हम बात करते हैं किसके बारे में, यूनिवर्सिटीज़ और ह्यूमनिज्म, मतलब कि विश्वविद्यालय और मानवतावाद। विश्वविद्यालय क्या होता है, मतलब विश्व, मतलब कि वर्ल्ड का विद्यालय। तो वैसा कहाँ पे खुला, सबसे पहले यूरोप में सबसे पहले विद्यालय खुला, विश्वविद्यालय इटली के शहर में खुला, इसीलिए इटली इतनी ज़्यादा फेमस हुआ। मैंने आपको बताया ना, कब, 14th सेंचुरी के बाद। बोलते 11th सेंचुरीज में पदुआ और बेबीलोनिया में भी क्या हुआ, बहुत बड़े यूनिवर्सिटीज़ ओपन हुई, जिसके अंदर एक लीगल होती है ना, लीगल स्टडीज़, लाइक कानून की चीज़ों को पढ़ाया गया। क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, मोस्टली लोग वहाँ पे क्या करते थे, ट्रेड करते थे। ट्रेड के लिए क्या चाहिए होती, नोटरी और पेपर वगैरह चाहिए होते, जिसकी वजह से ट्रेड अगर आप करोगे, किसी के बीच में एग्रीमेंट साइन होना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले जो वहाँ पे कॉलेज खोले गए, किस चीज़ के लिए, विधि शास्त्र, जिसे हम बोलते हैं लीगल। हमारी आज की भाषा में हम उसे क्या कहते हैं, कानूनी चीज़ों की, मतलब वकीलों की। उसी समय वहाँ पर एक फ्रांचेस्को पेट्रार्क, जिन्होंने बताया कि ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पे यूरोप के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग टाइम पीरियड है, क्योंकि यहाँ इससे पहले कभी भी यूनिवर्सिटीज़ खुली नहीं थी और इस प्रकार की कोई भी नॉलेज नहीं दी जा रही थी। तो ये टाइम पीरियड क्या है, चेंजिंग टाइम पीरियड है, जिसके अंदर क्या हुआ, इटली के अंदर इवन बेबीलोनिया में और पदुआ में क्या बनाई गई, बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाए गए। नेक्स्ट
जब विश्वविद्यालय बनाया गया तो इसमें तो पढ़ाया भी गया होगा, जो पढ़ाते थे उसे क्या कहा गया, मानवतावाद। हमने क्या नाम दिया, ह्यूमनिज्म। अब ये जो ह्यूमनिज्म है जो ये किस वर्ड से आया है, निकला है, लैटिन वर्ड से ह्यूमैनिटीज़, जिसे हम क्या कहते हैं, जो काफ़ी मतलब पीरियड्स एगो, मतलब 14 सेंचुरी से पहले ही जो लोग रोमन एम्पायर के अंदर कौन थे, वकील हुआ करते, लॉयर होते थे, उन्हीं के नाम पे क्या रखा गया है, ये ह्यूमनिज्म रखा गया है। ठीक है, तो ये क्या करते थे, अलग अलग विषय पढ़ाते थे। बोलते हैं जो कि धार्मिक शिक्षा, हमें अलंकार, व्याकरण वगैरह, मतलब कि हमारे ग्रामर, लीगल स्टडीज़, ये सारी चीज़ें क्या करते थे, वो पढ़ाते थे। कौन, ह्यूमनिज्म लोग, मतलब मानवतावाद लोग। इनको दो टाइम पीरियड में डिवाइड कर दिया गया, एक तो 19वीं सेंचुरी में और एक 15वीं सेंचुरी में। 19वीं सेंचुरी वाले को क्या बोला गया, 19वीं शताब्दी में इनका नाम दिया गया, जो क्या करते थे, नई संस्कृति, नई संस्कृति को मानवतावाद दिया गया। और 15वीं शताब्दी में क्या बोला गया, जो पढ़ाते हैं उसे क्या नाम दिया गया, मानवतावाद। दोनों ही टाइम पीरियड में अलग अलग डिस्क्राइब किया गया है ऐसे। इसके बाद यूरोप के अंदर बस इतना ही परिवर्तन नहीं हुआ, और भी चीज़ें परिवर्तन हुई जो कि मैं आपको बताता हूँ। बोलते हैं रेनेसा व्यक्ति शब्द का प्रयोग प्रायः उन मनुष्य के लिए किया जाता है जिनकी अनेक रुचियाँ, मतलब रेनेसा वर्ड रीबर्थ ही और न्यू मॉडर्न टाइम पीरियड के लिए नहीं यूज़ किया जाता। किसके लिए किया जाता है, वो उस लोगों के लिए किया जाता है जैसे किसी व्यक्ति के अंदर क्या हो, बहुत सारी क्या हो, एक्टिविटीज़, मतलब वो क्या हो बच्चा, एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो, मतलब कि उसके अंदर बहुत सारी क्या हो, एक तरीके से हैबिट हो, मतलब कि वो कैरिकेचर कर सकता हो और भी सारी चीज़ें की राइटिंग भी लिख सकता हो, पढ़ा भी सकता हो। तो उस चीज़ों को उस समय क्या थे, बहुत सारे क्या थे, आर्टिस्ट थे। तो ऐसे ही कौन थे, कुशल और कलाकार भी थे जिसे हम नाम जानते हैं। तो ऐसे ही आप देखोगे एक बहुत बड़ा हमारा दिया गया है जिसका नाम क्या है, हमारा जोटो द्वारा रचित, मतलब बहुत बड़े आर्टिस्ट थे कौन, जोटो, जिन्होंने क्या बनाई थी, इमेज बनाई थी, मतलब चित्र बनाई थी। और चित्र ऐसी जो कि बिल्कुल ही कैसी लगती थी, रियल इमेज, मतलब कोई भी फेक नहीं। अब जितने भी जो हिस्टोरियंस थे उनका ह्यूमनिज्म के प्रति क्या मतलब कि रोल था, उन्होंने क्या बताया, मोस्ट ऑफ द ह्यूमनिज्म दे डिस्क्राइब द टाइम पीरियड ऑफ द यूरोपियन बिफोर द 14वीं सेंचुरी, मतलब 14वीं शताब्दी से पहले का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, डार्क एज था। क्या बोला उन्होंने, मानवतावादी लोगों ने बोला जो 14वीं शताब्दी से पहले जो यूरोप का समय था वो क्या था, अंधकार का युग था। लेकिन एक नया युग आया, उसे हमने क्या कहा, आधुनिक युग। क्या बोला बेटा, मॉडर्न टाइम। तो आप ये देखोगे उन्होंने जो मानवतावाद जो ह्यूमनिज्म में जो इसको जो डिस्क्राइब किया वहाँ के कालखंड को, मतलब कि उसके टाइम पीरियड को किस तरीके से बताया उन्होंने। तो 5 to 14 सेंचुरी का टाइम पीरियड क्या है, मिडिल टाइम पीरियड बोलते हैं, जो कि अंधकार, उसको भी कई पार्ट में डिवाइड, अंधकार युग, फिर मध्य और उत्तर। फिर जो 15वीं सेंचुरी है, 15वीं सेंचुरी वो कौन सा टाइम पीरियड है जिस टाइम पे कि क्या आया, मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं प्रकाश, मतलब कि लाइट, मतलब कि मॉडर्न टाइम पीरियड। किसके लिए, यूरोपीय वासियों के लिए। क्यों, क्योंकि इसी टाइम पे बहुत सारे चेंजेस हुए थे। पहली बार विश्वविद्यालय बनाया गया, उसके अंदर फिर बहुत सारे ऐसे कलाकार आए जो कि रेनेसा के अंदर हमने आपको बताया। पहली बार प्रिंटिंग मशीन लगाई गई, इवन कॉपरनिक्स ने रिवोल्यूशन के बारे में बताया। इसके अलावा बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ बनाई उसके अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर का यूज़ किया गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आधुनिक युग बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा है विज्ञान और दर्शन, अरबियों का योगदान। तो मतलब बहुत सारे ऐसे जो रोल्स थे जिन्होंने मतलब साइंस, फिलॉसफी एंड जो हमारे क्या थे, अरबियों का योगदान, मतलब बहुत सारे ऐसे अरेबियंस जो लोग थे जिनका क्या था, बहुत बड़ा रोल था। तो बोलते हैं रोमन के जो विद्वान थे जिन्होंने क्या, मतलब बहुत चीज़ों से वो क्या थे, रूबरू थे, मतलब एक तरीके से वो नॉन थे, मतलब हर चीज़ों को जानते थे। ऐसे ही दो लोग हैं जो बहुत बड़े विद्वान हैं 14वीं सेंचुरी के टाइम पीरियड में। कौन, 14वीं सेंचुरी के टाइम पीरियड में प्लेटो और अरिस्टोटल। कौन है, प्लेटो और अरिस्टोटल, दो बहुत बड़े अरेबियन, जिन्होंने क्या बोला, विद्वानों ने क्या बोला, उस समय मनुस्क्रिप्ट, पांडुलिपि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मनुस्क्रिप्ट, पांडुलिपि का संरक्षण, मतलब प्रोडक्शन किया गया। इवन
प्लेटो जो क्या थे, अरबी भाषा में प्लेटो, अफलातून और ये बोला जाता था। यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों को अरबी अनुवादों के अध्ययन कर रहे थे। मतलब वो क्या कर रहे थे, जो यूरोप के जितने भी साइंटिस्ट थे ना, जो विद्वान थे, जो जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, वो ट्रांसलेट कर रहे थे यूरोपियन लैंग्वेज को अरेबियन लैंग्वेज में, ठीक है। और इवन वो अरबी, फारसी, मतलब कई लैंग्वेज में वो क्या कर रहे थे, उसका ट्रांसलेशन कर रहे थे। फिर इससे क्या हुआ, उन विद्वानों ने क्या बोला, बहुत सारी ऐसी बुक बनाई, मतलब बुक पब्लिश की, जिसके अंदर मैथ, साइंस और मेडिसिन एंड केमिकल से संबंधित ये सारी, इसके अंदर क्या हुआ, बहुत बड़े इसके अंदर उन्होंने क्या किया, ट्रांसलेशन किया, मतलब इन सभी बुकों का। और उसी समय से क्या हुआ, ये सारी बुक क्या हुई, पब्लिश हुई, अलग अलग जगह पहुंची, लोगों क्या हुए, इससे ज़्यादा क्या हुए, अवेयर हुए। ऐसे ही दे रखा है हमारा टॉलमी एलमजेट ने अरबी भाषा के विशेष उपपद, मतलब बहुत सारे उन्होंने लिखे, मतलब बोला जाता है उन्होंने खगोलीय, मतलब खगोलीय शास्त्र, मतलब कि जियोग्राफर से रिलेटेड इन्होंने बुक लिखी, इन्होंने, जिनका नाम था क्या, टॉलमी। और उसी समय मुसलमान लेखक जिन्होंने इतावली दुनिया में ज्ञानी, मतलब कि एक थे जिनका नाम क्या था, अरबी के हकीम और मध्य एशिया के बुखारा, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, उनका नाम था हमारा इब्न सीना, क्या नाम था, जो मुस्लिम थे। तो बहुत सारे ऐसे विद्वान आए जिन्होंने क्या किया, अपने अपने ओपिनियन दिए, जिसको हमने क्या बोला, अरेबियों का योगदान, ठीक है, साइंटिस्ट का योगदान और अरेबियन का। जैसे हमने बताया प्लेटो और अरिस्टोटल का, फिर हमने आपको क्या बताया, टॉलमी का, फिर हमने क्या बताया, इब्न सीना के बारे में, जिन्होंने कई ट्रांसलेशन किया, कई सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब किया। ऐसे ही और भी हैं, स्पेन के अरबियों ने भी क्या, जिसका नाम क्या था, इब्न रुशद, क्या नाम था, इब्न रुशद। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने। अब आते हैं कलाकार और यथार्थवाद, मतलब रियलिज्म और कलाकार, आर्टिस्ट, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।